कच्चा 41 प्यार का मासूम एहसास। फार्म हाउस के गार्डन में अभिमन्यु ने ठाकुर अभय सिंह की तरफ देखकर कहा, आपको पता है मैं ग्रीन टी पीना ज्यादा पसंद नहीं करता। ठाकुर अभय सिंह ने उसकी तरफ देखकर कहा, दिस टी विल गिव यू सम रिलैक्सेशन, सो यू शुड हैव दिस। इफ यू वांट टू टॉक विद मी फर्स्ट यू शुड काल्म योरसेल्फ एंड सीट। आज अभिमन्यु का मूड बहुत ज्यादा खराब था कि दिमाग को शांत रखने वाली एक बाल्टी चमेली वाली ग्रीन टी भी अगर वह पी लेता तब भी वह शांत होने वाला नहीं था। लेकिन अपने पिता की बात भी वो टाल नहीं सकता था। उसने नसों को शांत करने वाली चमेली वाली ग्रीन टी एक ही सांस में पी ली और कप को मेज पर रखा दिया। उसके बाद अभिमन्यु ने अपने पापा से पूछा, आप मुझे क्यों नहीं बताते कि शिवांगी कहाँ है? ठाकुर अभय सिंह ने गहरी लंबी सांस लेते हुए अभिमन्यु की तरफ देखा। अभिमन्यु ने अपने पापा से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, आप जानते थे वह मेरा पहला प्यार है और मैं उसे इस तरह नहीं भूल सकता। मुझे उसकी अभी भी बहुत याद आती है, प्लीज आप मुझे उसका एड्रेस बता दें। ठाकुर अभय सिंह ने अभिमन्यु की तरफ कठोरता से देखते हुए कहा, उस अदना सी लड़की ने तुम्हें कितना कमजोर बना दिया है। तुम्हारी इसी कमजोरी की वजह से आज वो लड़की तुम्हारे साथ नहीं है। तुम मेरे बेटे हो, मुझे तुम्हारी यह कमजोरी बर्दाश्त नहीं है। इस समय तुम खुद को देखो। अभिमन्यु ने अपने पिता से कहा, लेकिन मैं शिवांगी को नहीं भूल सकता, मैं उससे प्यार करता हूँ। ठाकुर अभय सिंह ने अभिमन्यु की तरह देखते हुए कहा, लेकिन तुम्हें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि तुम अभी भी मेरी पूर्वी के पति हो। अभिमन्यु ने अपने पिता की तरफ घूरकर कहा, पूर्वी पूर्वी पूर्वी। फिर अभिमन्यु ने चिढ़ते हुए कहा, आप ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि अब कुछ ही महीनों में हम दोनों एक दूसरे से डिवोर्स लेने वाले हैं। वैसे भी मैंने दिल से कभी भी उसे अपनी पत्नी नहीं माना है। उसके बाद अभिमन्यु को सिद्धार्थ की कही बात याद आ गई। सिद्धार्थ ने उस दिन नाइट क्लब में अभिमन्यु को बताया था, पूर्वी तुम्हें अपना पति नहीं मानती, वह तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही वह तुम्हारी एक पति की तरह इज्जत करती है। ठाकुर अभय सिंह ने अभिमन्यु से सवाल करते हुए पूछा, क्या वह लड़की तुम्हें अपने हस्बैंड की तरह ट्रीट नहीं करती? क्या वह तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चलती? क्या वह तुम्हारे कामों में हाथ नहीं बटाती? अभिमन्यु, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं सब जानता हूँ कि कौन कितने पानी में है। अभिमन्यु अपने पिता की बात सुनते हुए अपने मन ही मन सोचता है, मैं दिल से जानता हूँ कि पूर्वी अपने पत्नी होने के सारे फर्ज निभाना चाहती है और वह कोशिश करती है, लेकिन यही बात मुझे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल भी करती है। अभिमन्यु ने ठाकुर अभय सिंह की तरफ देखते हुए कहा, पूर्वी भी मुझे अपना पति नहीं मानती है। ठाकुर अभय सिंह ने अभिमन्यु की तरफ घूरते हुए कहा, ओह रियली? ठाकुर अभय सिंह अभी भी शांति से बैठकर धीरे धीरे अपनी ग्रीन टी पी रहे थे। ठाकुर अभय सिंह के मूड से साफ पता चलता था कि वह यह मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, क्योंकि वह जानते थे कि उन्होंने अपनी पुत्रवधू को बहुत अच्छी तरह से पाला पोसा है, उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। उनकी नज़रों में पूर्वी और अभिमन्यु की जोड़ी दुनिया की सबसे सफल जोड़ी बनने के लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन कहीं ना कहीं वह अपने बेटे अभिमन्यु की जिद से भी अच्छी तरह से वाकिफ थे। वह जानते थे कि अभिमन्यु शिवांगी को ढूंढना नहीं छोड़ेगा, चाहे उसे दुनिया के किसी भी कोने तक क्यों न जाना पड़े। कुछ समय विचार करने के बाद ठाकुर अभय सिंह ने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें शिवांगी का पता बता दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त तुम्हें भी माननी होगी। अभय सिंह एक चालाक लोमड़ी की तरह अभिमन्यु से बात कर रहे थे। उन्हें सारे दांव पेच खेलने आते थे। वह शतरंज के पुराने खिलाड़ी थे, उस पर एक सौदागर। बिना अपने मुनाफे के वह अभिमन्यु को शिवांगी के बारे में कैसे बता सकते थे? अभिमन्यु ने अपने पापा की तरफ देखा और सोचने लगा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि पापा इतनी जल्दी मान जाएंगे। अभिमन्यु अपने मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। उसकी खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने ठाकुर साहब की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। ठाकुर साहब ने अभिमन्यु की तरफ देखा और कहा, तुम पहले शर्त सुन तो लो। अभिमन्यु बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। उसने अपने पिता की तरफ देखते हुए कहा, आप मुझे बस शिवांगी का पता बता दीजिए, बाकी मुझे आपकी सारी बातें मंजूर हैं। ठाकुर अभय सिंह ने अभिमन्यु की तरफ देखा और कहा, तो फिर ठीक है, मुझे तुमसे वैसे तो कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरी बहू पूर्वी तुम्हारे बच्चे को जन्म दे, क्योंकि अब मैं दादा बनना चाहता हूं। ठाकुर अभय सिंह के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी और वह अभिमन्यु के चेहरे के एक्सप्रेशंस देख रहे थे। उन्हें कहीं ना कहीं ये पता था कि अभिमन्यु इस बात के लिए कभी भी तैयार नहीं होगा, लेकिन ठाकुर अभय सिंह अभिमन्यु को और उलझन नहीं डालना चाहते थे। उन्होंने अपनी सीधी सपाट बात उसके सामने रख दी थी। उन्होंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम क्या सोचने लगे? ये तुम्हें जल्दी ही डिसाइड करना होगा और एक बात जान लो, मैं किसी भी कंडीशन में अपनी शर्त को मॉडिफाई नहीं करूंगा। इतना कहकर वह छतरी के नीचे से निकलकर घर के अंदर चले गए। अभिमन्यु वहीं खड़ा सोचता रह गया
क्या पूर्वी का मां बनना ही शिवांगी की वापसी है? अभिमन्यु ने अपने पिता को पीछे से घूरते हुए अपने मन ही मन कहा, ये कैसी शर्त है? अगर ऐसा हो भी गया तो मैं शिवांगी से आंखें कैसे मिलाऊंगा? जब उसे पता चलेगा कि कोई दूसरी लड़की मेरे बच्चे की मां है तो मैं शिवांगी को दुखी कैसे कर सकता हूं? अभिमन्यु ने अपने पिता की बात पर गौर करने से पहले ही इनकार कर दिया। तारांकन 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 तारांकन। दूसरी तरफ पूर्वी जो अपने ग्रीन पार्क वाले घर में अपनी सहेलियों के साथ रह रही थी, अपनी कमजोरी के चलते वह बहुत धीरे धीरे रिकवर हो रही थी। अभी भी ज्यादा देर खड़े होने से उसे चक्कर आने लगते थे। इन दिनों काम करते हुए भी वह अचानक से थकने लगी थी। एक दिन अचानक से उसकी तबीयत दोबारा से बहुत ज्यादा खराब हो गई। मॉर्निंग में पूर्वी मीनशा और मोनिका के साथ किचन में खड़ी हुई बातें कर रही थी। वे तीनों मिलकर किचन में सुबह के नाश्ते की तैयारी कर रहे थे और अचानक से कमजोरी की वजह से उसे चक्कर आ गए थे और वह बेहोश होकर किचन में गिर पड़ी थी। मीनशा और मोनिका ने उसे दोबारा से हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। फिर उसी वार्ड में पूर्वी बेड पर लेटी हुई थी। हॉस्पिटल की वह अलग तरह की स्मेल जो पूर्वी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। पूर्वी का बस चलता तो वह कभी भी हॉस्पिटल नहीं आती, लेकिन मीनशा और मोनिका किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती थी। पूर्वी उन दोनों की तरफ मुंह बनाते हुए देख रही थी और मीनशा और मोनिका से कह रही थी, मुझे हॉस्पिटल लाने की क्या जरूरत थी? मैं घर पर ही आराम कर लेती तो ठीक हो जाती। एक बार फिर वही पुरानी नर्स पूर्वी को देख देख कर बोली, तुम यहाँ दोबारा आ गई, लगता है तुम्हें इस अस्पताल से प्यार हो गया है। क्या मैंने तुम्हें पिछली बार नहीं समझाया था? मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने तुम्हें समझाया था कि अपने शरीर का ख्याल रखो। अभी कुछ दिन पहले ही तुम यहाँ से ठीक होकर गई हो और फिर आज दोबारा से अस्पताल में तुम्हें एडमिट करवाया जा रहा है। तुम्हें अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। नर्स के मुंह से ऐसी बातें सुनकर पूर्वी को शर्म आ रही थी और उसके चेहरे पर खिसियानी सी हंसी थी। पूर्वी अच्छी तरह से जानती थी कि यह नर्स केवल उसी की तीमारदारी के लिए रखी गई है, इसलिए पूर्वी नर्स की बातें सुनती रही। आखिर वह नर्स पूर्वी के भले की ही बातें कर रही थी। मीनशा और मोनिका के घर जाने के बाद नर्स जब पूर्वी के बिस्तर की चद्दर चेंज करने के बाद उसके आसपास सारा जरूरत का सामान रख रही थी तो अचानक से उस नर्स ने पूर्वी से पूछा, तुम्हारा और डॉक्टर विराज का आपस में क्या रिलेशनशिप है? पूर्वी नर्स के ऐसे सवाल को सुनकर एकदम हैरान रह गई। नर्स ने अपनी आंखें गोल गोल घूमते हुए पूर्वी की तरफ देखा और कहा, क्या तुम नहीं जानती? डॉक्टर विराज तुम्हें पर्सनली एग्जामिन कर रहे हैं। जब भी तुम हॉस्पिटल आती हो तो उनकी सभी को खास इंस्ट्रक्शंस रहती हैं कि तुम्हारा पूरा ख्याल रखा जाए और अगर वह किसी ऑपरेशन में बिजी नहीं है तो उन्हें तुरंत तुम्हारे आने की सूचना दी जाए ताकि वह पर्सनली आकर तुम्हारा चेकअप कर सकें। पूर्वी हैरान होकर नर्स की बात सुन रही थी क्योंकि उसे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी उसकी नज़र बेड के पास रखे फ्लावर पॉट पर गई जिसमें सफ़ेद रंग की लिली सजाकर रखी गई थी। अब उसे पता था कि लास्ट टाइम भी वह लिली के सुंदर फूल यहाँ पर किसने रखवाए थे। पूर्वी को अपने मन के अंदर एक अजीब सी खुशी महसूस हुई और वह मन ही मन बुदबुदाई, विराज को आज भी मेरी पसंद याद है, वह आज भी मुझे नहीं भूला। अभी पूर्वी को ड्रिप चढ़ ही रही थी कि विराज वहां पर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। विराज ने पूर्वी की तरफ देखा और उसके पास आकर चेकअप करने के लिए उसकी कलाई पकड़ते हुए बोला, लास्ट टाइम भी तुम मेरी बात खत्म होने से पहले ही गायब हो गई थी और आज भी मैं तुम्हें ड्रिप चढ़ते हुए ही देख रहा हूँ। तुम्हें ड्रिप चढ़ रही है, अब तो तुम भाग भी नहीं सकती। आज मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगा और हम रात को डिनर के लिए अपनी उसी पुरानी जगह पर चलेंगे। पूर्वी को विराज का इस तरह से खुद पर अधिकार दिखाना अच्छा लग रहा था। वह पहले से बेटर फील कर रही थी। इस समय उस वार्ड में डॉक्टर विराज और पूर्वी ही थे। विराज ने जिस पुरानी जगह की बात की थी वह वही रेस्टोरेंट था जो हौस खास की एक गली में था, जहां पूर्वी और विराज अक्सर जाया करते थे क्योंकि वह जगह कपल्स के लिए हेवन की जैसी थी। गली के दोनों तरफ फूलों की क्यारियां थी और सामने एक बड़ा सा पार्क दिखाई देता था। पूर्वी और विराज को जब भी समय मिलता था तो वह डेट के लिए वहीं पर जाया करते थे। पूर्वी ने अपना चेहरा उठाकर विराज की तरफ देखा और उसे अचानक से याद आया कि उसने विराज को कितने समय के बाद देखा है। विराज उससे पहले से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसके चेहरे पर अब पहले से ज्यादा मैच्योरिटी और स्टेबिलिटी दिखाई दे रही थी। डॉक्टर के सफेद कोट में वह एंजल के जैसा लग रहा था। उसके सामने एक ऐसा इंसान खड़ा था जिसके दामन पर कोई दाग नहीं था। वह पूर्वी को अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट कर रहा था, तो पूर्वी उसे कैसे मना कर सकती थी। पूर्वी ने विराज की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हें मना नहीं कर सकती। ठीक है, हम आज रात को डिनर पर चलेंगे। विराज को हाँ बोलने के बाद पूर्वी अपने मन ही मन सोचने लगी, ठाकुर साहब के एग्रीमेंट के हिसाब से अगर मैं अभिमन्यु के साथ कोई शर्मनाक हरकत नहीं करूंगी, वैसे मैंने पहले भी नहीं की है,
मुझे विश्वास है कि ठाकुर साहब भी विराज के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। पूर्वी की हाँ सुनकर विराज के आंखों में खुशी साफ देखी जा सकती थी। उसने पूर्वी की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, मैं अपना काम खत्म करने के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तुम अभी बहुत सारा आराम करो। मैंने तुम्हें नींद की दवाई भी दे दी है, इससे तुम्हें अच्छे से नींद आ जाएगी। तुम पूरी दोपहर आराम से सोना और शाम को फ्रेश होकर हम डिनर के लिए चलेंगे। पूर्वी का मन एक 16 साल की लड़की की तरह उछलने का कर रहा था, लेकिन उसने खुद पर कंट्रोल किया और अपने मन ही मन खुश होते हुए धीरे से बोली, यह। जैसे ही विराज वहां से जाने लगा, पूर्वी ने विराज से पूछा, विराज क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे हुआ क्या है? क्यों मैं बार बार बेहोश हो जाती हूँ और थकावट महसूस करती हूँ? विराज ने पूर्वी की तरफ देखकर कहा, वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हारे सारे टेस्ट करवा लिए हैं। तुमको वीकनेस की वजह से चक्कर आ गया था। तुम्हें अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। तुम्हारा हीमोग्लोबिन काफ़ी कम है और लगता है कि तुम किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करती हो। तुम्हें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। अब मैं आ गया हूँ तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस खुश रहा करो। विराज ने पूर्वी के सिर पर हाथ रखते हुए उसके बालों को सहलाते हुए कहा, मैं तुम्हें पहले की तरह खुश देखना चाहता हूँ। और इतना कहकर विराज वहां से जाने लगा। पूर्वी ने विराज की तरफ देखकर कहा, क्या ड्रिप खत्म होने के बाद मैं घर जा सकती हूँ? वहां पर मुझे ज्यादा आराम मिलेगा। विराज ने पूर्वी की तरफ देखा और कहा, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम्हें हॉस्पिटल की स्मेल पसंद नहीं है, इसीलिए तो तुम्हारे बेड के पास मैंने तुम्हारी पसंद के फूल रखवाए थे। पूर्वी ने फूलों की तरफ देखते हुए धीरे से पूछा, क्या तुम्हें अभी भी याद है? विराज ने पूर्वी की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हें भूला ही कब था। पूर्वी ने बात बदलते हुए कहा, क्या मैं घर जा सकती हूँ? विराज ने पूर्वी की तरफ देखा और जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। तुम बीमार थोड़ी ना हो, बस ड्रिप खत्म होने ही वाली है। मैं नर्स को कहकर तुम्हारी डिस्चार्ज स्लिप बनवा देता हूँ, उसके बाद तुम घर जा सकती हो। मैंने कुछ टॉनिक्स और सप्लीमेंट्स लिख कर दिए हैं, प्लीज़ उन्हें रेगुलरली टाइम से खा लेना, तुम्हें अच्छा लगेगा और यह कमजोरी भी दूर हो जाएगी। पूर्वी ने विराज की तरफ देखकर कहा, मैं तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती हूँ, तुमने मेरा बहुत अच्छे से लुक आफ्टर किया है। तभी विराज का ध्यान पूर्वी की चढ़ती हुई ड्रिप पर गया। वह पूर्वी की तरफ देखकर बोला, तुम्हारी ग्लूकोज की बोतल भी खत्म हो गई है। उसने खुद से पूर्वी के हाथ में से कैनुला निकला और वहां पर छोटी सी बैंडेज लगा दी। पूर्वी ने उसकी तरफ देखकर उसे धन्यवाद किया। विराज ने पूर्वी से पूछा, क्या तुम्हें कोई लेने आ रहा है? पूर्वी ने विराज की तरफ देखकर जवाब दिया, मैं यहाँ पर कुछ दिन से अपनी सहेलियों के साथ रह रही हूँ। उनका घर पास में ही है, मैं अस्पताल के बाहर से ऑटो लेकर खुद ही चली जाऊंगी। विराज ने पूर्वी की तरफ देखा, क्या मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं? पूर्वी ने विराज से कहा, नहीं, तुम अपना हॉस्पिटल का काम देखो, अब मैं ठीक फील कर रही हूँ, अस्पताल के बाहर मुझे ऑटो मिल ही जाएगा, मैं चली जाऊंगी, हम शाम को मिलते हैं। विराज ने पूर्वी की तरफ देखा और बोला, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल के बाहर तक छोड़ देता हूँ और ऑटो में बिठा देता हूँ। तुम मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दो, मैं तुम्हें मिस्ड कॉल दे दूंगा और फिर तुम मेरा नंबर नोट कर लेना और कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। पूर्वी ने विराज को अपना फ़ोन नंबर बताया, 99-909। अरे, ये तो तुम्हारा पहले वाला ही फ़ोन नंबर है, मुझे तो लगा था कि तुमने अपना फ़ोन नंबर चेंज करवा लिया होगा। विराज ने पूर्वी की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा। उसने पूर्वी के फ़ोन पर एक मिस्ड कॉल दी। पूर्वी ने अपने फ़ोन में विराज के नंबर को फ्लैश होते हुए देखा और बोली, विराज पर तुम्हारा नंबर बदल गया है। विराज पूर्वी की तरफ देख रहा था। पूर्वी अपने मन ही मन सोच रही थी। पूर्वी विराज का कॉलर पढ़कर कहना चाह रही थी, मैंने अपनी शादी से पहले तुम्हें कितना फ़ोन मिलाया था, लेकिन तुमने अपना नंबर बदल दिया। नर्स ने पूर्वी के हाथों में डिस्चार्ज स्लिप पकड़ाते हुए कहा, अपना ख्याल रखना। विराज पूर्वी को अस्पताल के बाहर ऑटो में बिठाकर वापस अस्पताल के अंदर चला गया और पूर्वी अपने घर की तरफ जाते हुए सोच रही थी, तारांकन 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 तारांकन, क्या अभिमन्यु अपने पिता की बात मान लेगा? ठाकुर अभय सिंह की अगली चाल का सामना पूर्वी और अभिमन्यु किस तरह से करेंगे? विराज के अचानक से गायब होने की क्या वजह थी और उसने अपना फ़ोन नंबर क्यों चेंज कर दिया था? 42 मन की डोर। पूर्वी ऑटो में बैठी हुई सोच रही थी। ... उसके दिमाग में कई तरह के सवाल आ रहे थे। क्या मैं विराज के साथ डिनर पर जाकर सही कर रही हूँ? मैं विराज के साथ जाने के लिए मना क्यों नहीं कर पाई? पूर्वी ने खुद से ही सवाल किए, जिनके जवाब खुद पूर्वी के पास नहीं थे। अचानक से ऑटो ड्राइवर ने पूर्वी से पूछा, मैडम ग्रीन पार्क का मार्केट आ चुका है, आपका घर कहाँ है, आपको कहाँ जाना है? अचानक से पूर्वी का ध्यान ऑटो ड्राइवर की बात पर गया।
पूर्वी ने ऑटो वाले से कहा, भैया इस गली से राइट ले लीजिए। ऑटो वाले ने ऑटो को गली में ले लिया और राइट की तरफ जैसे ही मुड़ा, पूर्वी ने ऑटो वाले से कहा, हाँ बस अब साइड करके मुझे उतार दीजिए। पूर्वी ने ऑटो वाले से पूछा, भैया कितने पैसे हो गए? ऑटो वाले ने पूर्वी से कहा, मैडम 50 रुपये हो गए हैं। पूर्वी ने ऑटो वाले को फ़ोन पे 50 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए और अपने घर की तरफ चली गई। तारानकन 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 तारानकन। दूसरी तरफ अभिमन्यु ने जब अपने पिता की बात और उनकी शर्त के बारे में सोचा तो वह बहुत दुखी हुआ और अपनी माँ के कमरे में आकर उनके पास बैठ गया। अभिमन्यु की माँ शैलजा सिंह उस समय एक किताब पढ़ रही थी। अपने बेटे अभिमन्यु को इतने दिनों के बाद देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और उसका चौड़ा माथा चूमते हुए बोली, लॉन्ग टाइम नो सी बेटा, तुम इतने दिनों से मेरे पास क्यों नहीं आए? क्या तुम अपनी माँ को भूल गए हो? माँ की याद नहीं आती? क्या बिजनेस में कोई टेंशन है? मेरा बेटा इतना उदास क्यों लग रहा है? क्या पूर्वी से लड़ाई हुई है? अगर बात बताने लायक है तो तुम मुझे बता सकते हो। अभिमन्यु ने अपनी माँ के इतने सारे सवालों को सुनकर कहा, नहीं माँ, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। आपका बेटा हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तैयार है। आप बस अपना ख्याल रखिए और समय पर खाना और दवाइयाँ खाया कीजिए। मैं पहले भी आपसे मिलने आया था लेकिन उसी दिन आप सो चुकी थी और आपको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। उसके बाद शिमला वाला किस्सा तो आपको पता ही होगा। फिर मैं लंदन चला गया और वहाँ से आने के बाद ऑफिस के कामों में इतना उलझा हुआ हूँ कि समय ही नहीं मिलता और आपको तो पता है, आपके पास मैं समय बिताना चाहता हूँ, वह भी क्वालिटी टाइम। एक आप ही है जो मुझे अच्छी तरह से समझती हैं, वरना। शैलजा जी ने अभिमन्यु के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, वरना क्या बेटा? क्या पूर्वी तुम्हारा ख्याल नहीं रखती? क्या तुम उसके साथ खुश नहीं हो? अभिमन्यु ने अपनी माँ का हाथ अपने हाथ में लेकर चूमते हुए कहा, नहीं माँ, पूर्वी बहुत अच्छी लड़की है। वह सबका बहुत ख्याल रखती है, ऑफिस के काम भी बहुत अच्छी तरीके से संभालती है। मैं उसके काम से बहुत खुश भी हूँ। लेकिन शैलजा जी ने अपने बेटे की आंखों में उदासी देखकर पूछा, लेकिन क्या तुम मेरे बेटे हो? तुम मुझसे खुलकर कह सकते हो। माँ, अभिमन्यु ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, आप तो जानती हैं कि मेरी शादी पूर्वी से मेरी मर्जी के खिलाफ की गई थी। उस समय अगर आप मुझे ना रोकती तो मैं यहाँ से दूर चला जाता, लेकिन पापा ने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा और मजबूरी में मुझे पूर्वी से शादी करनी पड़ी। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। पूर्वी मुझे पसंद है लेकिन मैं शिवांगी से प्यार करता हूँ। शैलजा जी ने अभिमन्यु से प्यार से समझाया, अभिमन्यु, शिवांगी तुम्हारा पास्ट का रिलेशन है और पूर्वी तुम्हारी पत्नी है और इस सिंह परिवार की बहू। जितना मैं तुम्हारे पापा को जानती और समझता हूँ वह तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला नहीं करेंगे। उन्होंने पूर्वी से तुम्हारी शादी बहुत सोच समझने के बाद की है। पूर्वी तुम्हारे लिए बहुत सही है, बहुत प्यारी बच्ची है। उसने मेरा भी बहुत ख्याल रखा है। जब भी उसे समय मिलता है वह मेरे पास जरूर आती है। मुझे उसे बिन माँ बाप की लड़की ने उससे समय संभाला था जिस समय तुम्हारे पापा और तुम मेरे पास नहीं थे। अभिमन्यु ध्यान से अपनी माँ की बातें सुन रहा था और मन ही मन सोच रहा था, इस पूर्वी ने तो मेरी माँ पर भी जादू कर रखा है, इन्हें भी मेरी बात समझ नहीं आएगी। अभिमन्यु को सोचते देख शैलजा जी ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, जहाँ से मैं देख रही हूँ तुम्हारे और तुम्हारे पिता की आपस की लड़ाई में उसे बच्ची के साथ अन्याय हो रहा है। वह बच्ची कभी तुम्हारी और तुम्हारे पिता की कंप्लेंट नहीं करती, लेकिन मैं इस घर में आंखें बंद करके नहीं रह रही। मुझे सब पता है, वह तो ऐसी लड़की है जिससे किसी को भी प्यार हो जाए। माँ, अभिमन्यु ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, माँ, कुछ ही महीना में मेरा और पूर्वी का तलाक होने वाला है, आप यह अच्छी तरह से जानती हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शैलजा जी ने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम पूर्वी से अलग हो गए तो ये तुम्हारी बदकिस्मती होगी, मैं इससे ज्यादा क्या कह सकती हूँ। अभिमन्यु ने शैलजा जी से कहा, माँ, पापा ने मेरे सामने एक शर्त रखी है। मैं जानता हूँ कि आपको इस बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। शैलजा जी ने अभिमन्यु की तरफ हैरानी से देखते हुए पूछा, अब तुम्हारे पिता ने तुम्हारे सामने कौन सी शर्त रखी है, मुझे बताओ। अभिमन्यु ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, पापा को दादा बनना है, वह भी मेरे और पूर्वी के बच्चों का। आप ही बताएं यह अनरीजनेबल है कि नहीं, अचानक से अब उन्हें दादा बनना है। ये बात सुनकर शैलजा जी के चेहरे पर हंसी आ गई और वह जोर जोर से हंसने लगी। अभिमन्यु ने अपनी माँ को हंसते हुए देखा तो उसके चेहरे पर भी हंसी आ गई। उसने हंसते हुए अपनी माँ से कहा, माँ, आपको हंसी आ रही है और मुझे पापा की इस शर्त को सुनकर गुस्सा आ रहा है। शैलजा जी ने अभिमन्यु की तरह हंसते हुए देखा और कहा, बेटा, अब हमारी उम्र हो गई है, मैं भी तुम्हारे पिता की तरह दादी बनना चाहती हूँ, अब ये तुम पर है। अभिमन्यु को अपनी माँ की बात सुनकर थोड़ी सी शर्म आ गई और उसने अपनी माँ को गले से लगाते हुए कहा, अब आपको दादी तो बनाना ही पड़ेगा, मैंने आपकी बात कभी टाली है।
शैलजा जी और अभिमन्यु दोनों हंसने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कोई उनकी बातें चुपके से सुन रहा था। आज अभिमन्यु ने अपनी माँ के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था और वह काफ़ी खुश लग रहा था। उसने अपनी माँ को अपने हाथों से खाना खिलाया और अपनी माँ से बात करके उसने अपने मन की सारी भड़ास निकाल ली थी और मन ही मन एक निश्चय कर लिया था। अपनी माँ को सुलाकर वह चुपचाप से कमरे से बाहर आ गया और तेज कदमों से बाहर की तरफ चला गया। तारानकन 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 तारानकन। उधर ग्रीन पार्क अपार्टमेंट में जब पूर्वी घर पहुंची तो उस समय मोनिका और मिनिशा दोनों टीवी के सामने बैठी हुई पॉपकॉर्न खा रही थी। मोनिका ने पूर्वी को देखते ही पूछा, तुमने हॉस्पिटल से फ़ोन क्यों नहीं किया? हम तुम्हें लेने आ जाते। तुम अपनी लाइफ के साथ इतना रिस्क क्यों लेती हो? सुबह तुम बेहोश हो गई थी और अब तुम अपने आप हॉस्पिटल से वापस आ रही हो। पूर्वी ने मोनिका से पूछा, तुम दोनों ने लंच कर लिया क्या? मोनिका ने पूर्वी को बताया, घड़ी में देखो क्या बज रहा है, आज हमने ब्रंच ही कर लिया था। तुम्हें अस्पताल छोड़ने के बाद हम दोनों ने आज बाहर ही छोले भटूरे खा लिए थे। पूर्वी ने घड़ी में टाइम देखा, इस समय 2 बजे बज रहे थे और पूर्वी को बहुत जोर से भूख लग रही थी। पूर्वी ने मोनिका की तरफ देखते हुए कहा, मुझे इस समय बहुत जोर से भूख लग रही है। मोनिका ने पूर्वी से कहा, तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ फूड काट के ला रही हूँ। जब तक तुम फल खाओगी मैं जल्दी से तुम्हारे लिए गोभी का पराठा बना दूंगी। मीनशा ने मोनिका के हाथ से फलों की प्लेट लेते हुए कहा, तुम जाकर जल्दी से पराठा बनाओ, तब तक मैं इस फल खिलाती हूँ। मोनिका किचन में पराठा बनाने चली गई। पूर्वी और मीनशा ड्राइंग रूम में डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। मीनशा पूर्वी को फल काट कर खिला रही थी। पूर्वी ने मोनिका और मीनशा को विराज के बारे में बताया। पूर्वी के मुंह से विराज के बारे में सुनकर दोनों के मुंह से एक साथ निकला, क्या विराज सिटी हॉस्पिटल में काम कर रहा है? वह तो अमेरिका में था, इंडिया कब आ गया और तुम अब हमें बता रही हो? पूर्वी ने मोनिका की तरफ देखकर कहा, मौका ही नहीं मिला तुम दोनों को बताने का। मीनशा ने पूर्वी की तरफ देखा और शिकायती लहजे में बोली, मौका नहीं मिला या तुम बताना नहीं चाहती थी? पूर्वी मीनशा का नेचर जानती थी। वैसे भी आजकल मीनशा को पूर्वी और मोनिका की बातें कम ही समझ आती थी, वह अपनी ही दुनिया में खोती जा रही थी। जब से वह वापस आई थी पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था, वह खोई खोई रहने लगी थी। पूर्वी ने उसे समझाते हुए कहा, तुमसे कभी कोई बात छुपाई है मैंने? वह बस दिमाग से निकल गया। पूर्वी ने मोनिका और मीनशा को बताया कि आज रात विराज ने उसे डिनर के लिए बुलाया है और वह उसे शाम को पिक करने आएगा। पूर्वी की बात सुनकर उसकी ये दोनों सहेलियां खुशी से चिल्लाने लगी, ओ हुर्रे, पूर्वी इज गोइंग फॉर ए डेट टुडे। विस्मयादिबोधक चिन्ह। पूर्वी ने शर्माते हुए कहा, हम केवल डिनर पर जा रहे हैं, यह कोई डेट वेट नहीं है। तारानकन 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 तारानकन। उधर सिंह ओवरसीज के सेल्स डिपार्टमेंट में खलबली मची हुई थी। चारुता अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रही थी। वह बार बार प्रोजेक्ट रिपोर्ट अभिमन्यु सेंड करती और अभिमन्यु उसमें कोई ना कोई गलती निकाल कर रिसेंड कर देता। विस्मयादिबोधक चिन्ह। चारुलता को अभिमन्यु पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वह मन ही मन बड़बड़ा रही थी, अभिमन्यु सर को पूर्वी मैडम ही हैंडल कर सकती हैं, हमारी तो कोई भी रिपोर्ट उन्हें समझ नहीं आती। विस्मयादिबोधक चिन्ह। देखो फिर से रीसेंड कर दिया है। मुझे तो लगता है कि अभिमन्यु सर जानबूझकर हमें परेशान करना चाहते हैं। तभी एक दूसरी लड़की ने चारुलता से कहा, मुझे तो लगता है उस दिन हमने जो पूर्वी मैम की मदद की थी उसी की सज़ा हमें मिल रही है। उन दोनों की बातें सुनकर उनका दूसरा कॉलीग भी वहां आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, हाँ मैंने भी नोटिस किया है। जब से पूर्वी मैडम छुट्टियों पर गई हैं तभी से अभिमन्यु सर का यही हाल है, वह बात बात पर गुस्सा करते हैं और हमारी कमियां निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ते। कॉलीग ने भी कंप्लेंट करते हुए कहा। सभी ने एक साथ मिलकर कहा, अब बस हुआ, पूर्वी मैडम अब कब आएंगी? तारानकन 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 तारानकन। खाना खाने के बाद पूर्वी आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई। उसे नींद आ रही थी क्योंकि खाने के बाद उसने जो दवाएं खाई थी उनमें भी नींद का असर था। शाम को जब वह सोकर उठी तो उससे समय घड़ी में 6 बज चुके थे। वह अपने कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि मीनशा और मोनिका दोनों शाम की चाय पी रही थी। मीनशा ने पूर्वी के कप में चाय डालते हुए चाय का कप पूर्वी की तरफ बढ़ाया। मोनिका ने पूर्वी से पूछा, विराज तुम्हें कब लेने आ रहा है? क्या तुम्हारी उससे बात हो गई है? क्या उसे यहाँ का एड्रेस पता है? अभी वही ये बातें कर ही रहे थे कि पूर्वी के फ़ोन पर विराज का नंबर फ्लैश करने लगा। पूर्वी ने फ़ोन उठाकर हेलो किया, हेलो विराज। विराज ने दूसरी तरफ से पूर्वी को बोला, पूर्वी मैं तुम्हें एग्जैक्टली 8 बजे लेने आ जाऊंगा, तुम मुझे अपना एड्रेस सेंड कर दो। पूर्वी ने विराज से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रही हूँ।
पूर्वी ने फोन रखने के बाद अपना एड्रेस टाइप करके सेंड कर दिया। पूर्वी तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली गई। मीनशा और मोनिका ने मिलकर पूर्वी को रेडी किया। मोनिका ने पूर्वी की तरफ देखकर कहा, बहुत प्यारी लग रही हो। मीनशा ने पूर्वी से कहा, अपना ख्याल रखना, बहुत ज्यादा इमोशनल होने की कोई जरूरत नहीं है। पूर्वी ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं इस बात का ख्याल रखेगी, तुम चिंता मत करो। पूर्वी ने ब्लैक ऑफ शोल्डर टॉप के साथ ब्लू कलर की जीन्स पहनी हुई थी। उस पर हल्का सा मेकअप भी पूर्वी के चेहरे की सुंदरता को बढ़ा रहा था। लंबी पतली पूर्वी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। उसने साइड में क्रॉस करके अपना स्लिंग बैग लटकाया हुआ था जिसमें उसके क्रेडिट कार्ड्स और कुछ पैसे रखे हुए थे। ठीक 8 बजे विराज उसके घर के नीचे गाड़ी में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। पूर्वी जल्दी से नीचे आई तो विराज ने गाड़ी की को पायलट सीट की तरफ का दरवाजा खोला और पूर्वी को बैठने के लिए कहा। पूर्वी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ गई। विराज ने हल्के से दरवाजा बंद किया और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। विराज ने पूर्वी से कहा, तुम काफी फ्रेश लग रही हो, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? पूर्वी में विराज की तरफ देखते हुए जवाब दिया, अब मैं पहले से काफी बेटर फील कर रही हूँ, थैंक्स टू यू। तुमने मुझे एक दिन में ही ठीक कर दिया है। यू आर सच ए अमेजिंग डॉक्टर। पूर्वी ने विराज की तरफ देखा। विराज ने एक पतले स्वेटर के ऊपर काले रंग की जैकेट और काली पैंट पहन रखी थी। बहुत ही कैजुअल कपड़ों में भी विराज बहुत हैंडसम लग रहा था। वह कहावत है ना कि सुंदरता को आभूषणों की जरूरत नहीं पड़ती। विराज का शांत स्वभाव और दूसरे को खुशी देने वाली स्माइल उसे दूसरों से अलग करती थी। पूर्वी के घर से हौज खास विलेज ज्यादा दूर नहीं था। वह दोनों जल्दी ही वहां पहुंच गए। विराज ने पार्किंग में गाड़ी को पार्क किया। पूर्वी और विराज की जोड़ी एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर रही थी। पार्किंग लॉट से उस गली तक का रास्ता दोनों ने पैदल तय किया। गली में घुसते ही दोनों तरफ फूलों की क्यारियां थीं, जिसमें से फूलों की खुशबू आ रही थी और वातावरण को महका रही थी। पूर्वी और अभिमन्यु दोनों यहाँ 2 सालों के बाद आए थे और दोनों को ये सब बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। कहने के लिए उन दोनों के पास बहुत कुछ था। ... लेकिन अभी इस समय उन्हें ऐसा लग रहा था कि बात करने के लिए उनके पास शब्द नहीं है। तभी अचानक से विराज को एक पुरानी बात याद आने लगी। विराज ने पूर्वी की तरफ हंसते हुए देखा और कहा, पूर्वी तुम्हें ये गली याद है? तुम यहाँ पर एक घर खरीदना चाहती थी और यहीं रहना चाहती थी। पूर्वी में हंसते हुए जवाब दिया, पहले मुझे लगता था कि इस गली में रहने वाले लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, तभी उन्होंने अपने आंगन में इतने सारे पेड़ पौधे और फूल लगाए हुए हैं। उनकी बालकनी में रखे हुए फ्लावर पॉट्स में लगे हुए फूलों के पौधे मुझे अपनी ओर खींचते थे। मुझे लगता था यहाँ पर रहने वाले लोग जिंदा दिल हैं। मैं उनके बीच रहना चाहती थी और उनके साथ मिलकर खूब सारे फूलों के पौधे उगाना चाहती थी, फिर शांति से धीरे धीरे बूढ़ा होना चाहती थी। विराज को ये सब बताते हुए पूर्वी थोड़ा सा इमोशनल हो गई और बोली, पहले मेरे पास इस जगह को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन ... अब मेरे पास पैसे तो है और मैं इस जगह को आराम से खरीद भी सकती हूँ। लेकिन अब मेरा वैसा माइंडसेट नहीं है जैसा पहले हुआ करता था। मैं बदल चुकी हूँ। पैदल चलते चलते वह दोनों उसी रेस्टोरेंट के सामने पहुंच गए जहां वह आना चाहते थे। दोनों के कदम एक साथ उसी जगह पर आकर रुक गए जहां से उन दोनों की कहानी शुरू हुई थी। तारांकन 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 तारांकन। क्या पूर्वी विराज को सब कुछ बता देगी? क्या विराज पूर्वी को आज भी उतना ही चाहता है जितना पहले चाहता था? क्या पूर्वी अपनी शादीशुदा जिंदगी को छोड़कर विराज के साथ नई जिंदगी शुरू करेगी? क्या पूर्वी और विराज कभी एक हो पाएंगे? पूर्वी और विराज वही रेस्टोरेंट के सामने थोड़ी देर एक दूसरे की तरफ देखते हुए खड़े रहे। दोनों के हाव भाव से लग रहा था कि जैसे वह एक दूसरे से कुछ कहना चाह रहे हों। पूर्वी को विराज की आंखों में अपने लिए वही पहले वाला प्यार नजर आ रहा था, लेकिन पूर्वी की आंखों में उदासी थी। विराज ने पूर्वी की तरफ देखते हुए कहा, पूर्वी तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मुझे अस्पताल से कितने बहाने बनाकर बाहर निकलना पड़ता था। तुमसे मिलने के लिए मैंने अपने साथ इंटर्नशिप करने वाले डॉक्टर्स की कितनी बार नाइट शिफ्ट तक की है। उद्धरण चिन्ह। पुरानी बातें याद करके विराज के चेहरे पर सुकून और खुशी साफ देखी जा सकती थी। अभिमन्यु की बातें सुनकर पूर्वी हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, क्या तुम मुझसे एक बार भी नहीं पूछना चाहोगे कि मैं अभिमन्यु से शादी क्यों की? तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम मुझसे पूछना ही नहीं चाहते, आखिर क्यों? अभिमन्यु ने पूर्वी को सोचते हुए देखा और पूछा, पूर्वी तुम फिर कुछ सोचने लगी? ऐसा क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में जो तुम्हें परेशान कर रहा है? तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो। उद्धरण चिन्ह। पूर्वी ने विराज की तरफ देखा और कहा, नहीं, मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, मैं तो बस पुरानी बातें याद करने की कोशिश कर रही थी। विराज ने हैरानी से पूर्वी की तरफ देखा और बोला,
क्या तुम वह सब बातें भूल गईं? पूर्वी ने विराज की तरफ देखा और कहा, नहीं, मेरा कहने का वह मतलब नहीं था। मैं कुछ नहीं भूली, लेकिन उन सब बातों के बारे में सोचकर मैं सिर्फ उन्हें रिकॉल कर रही थी। पूर्वी विराज को यह नहीं बताना चाहती थी कि इन 1.5 सालों में उसने उसे कितना याद किया है। उसे एक एक बात याद है। उसे तो यहाँ तक याद है कि हर मीटिंग में विराज ने पहना क्या हुआ था। उद्धरण। पूर्वी ने बात बदलते हुए विराज से कहा। पूर्वी ने थोड़ा एक्साइट होते हुए विराज को रेस्टोरेंट का साइन बोर्ड दिखाने लगी। देखो, हम वहां आ गए। वह देखो, उस रेस्टोरेंट का साइन बोर्ड और कैलीग्राफी अभी तक वैसे ही है, और यह रेस्टोरेंट अभी भी वैसा ही है जैसा 2 साल पहले था। विराज के साथ यहाँ आकर पूर्वी बहुत ज्यादा इमोशनल फुल कर रही थी। उसने विराज से एक बार फिर कहा, मैंने सोचा नहीं था कि इन 2 सालों में ये जगह बिल्कुल नहीं बदलेगी और वैसे ही रहेगी जैसी तब थी जब हम यहाँ आया करते थे। उद्धरण चिन्ह। विराज ने पूर्वी की तरफ हैरान होते हुए देखा और कहा, क्या तुम इन 2 सालों में एक बार भी यहाँ नहीं आई? उद्धरण चिन्ह। पूर्वी ने विराज की आंखों में यह बात सुनकर एक दर्द देखा, फिर अचानक से कुछ सोचते हुए कहा, नहीं, यहाँ पर अकेले आना। फिर बात बदलते हुए बोली, विराज, तुम्हें मालूम नहीं कि मुझे ऑफिस में कितना काम करना पड़ता है। मेरे पास तो संडे को भी फुर्सत नहीं होती। मैं इतनी ज्यादा बिजी रहती हूँ कि खाना नहीं खा पाती, और तुम यहाँ आने की बात कर रहे हो। विराज ने पूर्वी की तरफ देखा और उसकी बात समझते हुए बोला, ओह हो, तो पूर्वी मैडम इतनी ज्यादा बिजी हो गई है कि उन्होंने अपनी सेहत खराब कर ली है, वह भी काम के चलते। लेकिन आज हम पूर्वी मैडम को बहुत सारा खाना खिलाएंगे और पूर्वी मैडम को यहाँ से मोटा ताज़ा करके भेजेंगे। विराज ने अपने गालों में हवा भर के गालों को फूलते हुए फेस बनाया। विराज ने इतनी फनी तरीके से अपनी बात कही थी कि पूर्वी के चेहरे पर हंसी आ गई और उसकी हंसी देखकर विराज भी हंसने लगा। विराज ने पूर्वी से कहा, पूर्वी, चलो रेस्टोरेंट के अंदर चलते हैं। पूर्वी के साथ रेस्टोरेंट के अंदर जाते हुए विराज अपने मन ही मन सोच रहा था, पूर्वी, तुम मेरा प्यार हो, तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकती हो। आखिर तुम मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें आज भी झूठ बोलना नहीं आता। दोनों रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचे। इस रेस्टोरेंट के ओनर उसी समय एक एल्डरली कपल हुआ करते थे, और यह एक छोटा सा और कपल्स के लिए कोजी प्लेस था। इस कैफे कम रेस्टोरेंट में यंग कपल्स ही आते थे। पूर्वी और विराज भी यहाँ पर घंटों बैठे रहते, जिस वजह से उनकी रेस्टोरेंट के कपल से काफ़ी अच्छी जान पहचान हो गई थी। जब पूर्वी और विराज रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचे तो काउंटर पर उनकी मुलाकात रेस्टोरेंट की ओनर उस ओल्ड लेडी से हुई जो रेस्टोरेंट का काम संभाल रही थी। उन दोनों को देखते ही वह हैरानी से बोली, ओह, ये तुम दोनों हो? तुम तो यहाँ का रास्ता ही भूल गए और मैं तुम्हें लगभग 2 साल बाद देख रही हूँ। मैं अक्सर अपने हस्बैंड से तुम दोनों का जिक्र करती रहती थी जब तुम अचानक गायब हो गए। आज इतने दिनों के बाद तुम दोनों को एक साथ देखना बहुत अच्छा लग रहा है। क्या तुम दोनों आज भी वही खाओगे जो पहले खाते थे? 2 प्लेट अंडा भुर्जी, 2 क्लियर चिकन सूप और 1 प्लेट चिकन मोमो। बूढ़ी औरत ने हंसते हुए कहा। पूर्वी और विराज को उसे बूढ़ी औरत को देखकर बड़ी हैरानी हो रही थी कि उसे अभी तक उन दोनों के चेहरे याद थे, और यहाँ तक कि वह क्या कहते थे ये भी वह बता रही थी। दोनों के चेहरे पर उस औरत की बातें सुनकर चमक आ गई और उनका दिल खुशी से भर गया। विराज ने बूढ़ी औरत की तरफ देखते हुए कहा, मैडम, उस समय मेरे पास उतने ही पैसे होते थे अपनी गर्लफ्रेंड को खिलाने के लिए। पूर्वी ने भी विराज की तरफ देखा और कहा, क्यों ना हम वही पुरानी डिशेज एक बार फिर ऑर्डर करें और अपनी यादों को ताज़ा करें। उद्धरण चिन्ह। विराज ने पूर्वी की तरफ हंसते हुए देखा, तुम्हारा आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा, चलो फिर तुम ही ऑर्डर करो। उद्धरण चिन्ह। पूर्वी ने रेस्टोरेंट वाली ओल्ड लेडी की तरफ देखा और कहा, हम अपनी पुरानी यादों को फिर से जीना चाहते हैं, इसलिए आपको कष्ट दे रहे हैं। आप हमारा पुराना ऑर्डर ही सर्व कर दीजिएगा। ओल्ड लेडी ने पूर्वी की तरफ देखा और कहा, इसमें कष्ट की कोई बात नहीं है। ये तो मेरा काम है और आप मेरे गेस्ट। मैं अपनी सर्विसेज के बदले आपसे पूरे पैसे चार्ज करूंगी, और आज मैं आप दोनों के लिए खुद से वह डिशेज प्रिपेयर करूंगी जैसे मैं पहले अपने हस्बैंड के साथ किया करती थी। इतना कहकर ओल्ड लेडी वहां से जाने लगी। उद्धरण चिन्ह। विराज और पूर्वी ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा और ओल्ड लेडी से उसके पति के बारे में पूछा, मैडम, आपके हस्बैंड दिखाई नहीं दे रहे, क्या वह कहीं बाहर गए हैं? वरना पहले वह हमेशा आपके साथ खड़े रहते थे और किचन को संभालते थे। आई मस्ट से दैट ही इज ए गुड कुक। विराज की बात सुनकर ओल्ड लेडी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछते हुए बताया, लास्ट ईयर मेरे पति की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। उनके जाने के बाद से मैं अकेले ही सब कुछ संभाल रही हूँ। अगर तुम पिछले साल आए होते तो तुम उनसे मिल पाते। पूर्वी चुपचाप बूढ़ी औरत को देख रही थी।
उन दोनों के उसके पति के बारे में पूछने की वजह से बूढ़ी औरत का दर्द छलक उठा था। उनसे बात करने के बाद बूढ़ी औरत किचन की तरफ चली गई। पूर्वी और विराज उसे किचन की तरफ जाते हुए देखते रहे। तारांकन। उधर दूसरी तरफ अभिमन्यु एक बार में सिद्धार्थ के साथ बैठा हुआ था। अभिमन्यु सिद्धार्थ से कह रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि पूर्वी ने पापा के ऊपर जादू कर दिया है। पापा ने मेरे सामने एक नई शर्त रख दी है। मुझे समझ नहीं आता कि पापा मुझे और पूर्वी को अपनी जिंदगी खुद से क्यों नहीं जीने देना चाहते। हम दोनों की जिंदगी को वह अपने ढंग से चलाना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। अभिमन्यु ने एक ही घूंट में अपना विस्की का गिलास गटक लिया और निराश होकर बोला, आई एम रियली फेड अप ऑफ ऑल दिस। तुम ही बताओ मेरे दोस्त, मैं अपने पापा को किस तरह से समझाऊं कि मैं पूर्वी से प्यार नहीं करता। मैं शिवांगी से प्यार करता हूं और उसी के साथ रहना चाहता हूं। सिद्धार्थ अभिमन्यु की तरफ हैरानी से देख रहा था और उसने उससे पूछा, अब अंकल ने तुम्हारे सामने कौन सी नई शर्त रख दी? अभिमन्यु ने सिद्धार्थ को बताया, अब ठाकुर अभय सिंह दादा बनना चाहते हैं, वह भी मेरे और पूर्वी के बच्चों का। जब तक ऐसा नहीं होगा वह मुझे शुभांगी का पता नहीं बताएंगे और यही उनकी शर्त है। सिद्धार्थ अभिमन्यु की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। हाँ हाँ हाँ। सिद्धार्थ इतनी जोर से हंस रहा था कि आसपास के लोग उन दोनों की तरफ घूर घूर कर देखने लगे। सिद्धार्थ को हंसता देख अभिमन्यु को जोर से गुस्सा आ रहा था। उसने सिद्धार्थ की तरफ गुस्से से देखा और जोर से चिल्लाते हुए कहा, सिड कैन यू स्टॉप योर सेल्फ और आई लिव। सिद्धार्थ ने अभिमन्यु का हाथ पकड़कर उसे बिठाया और हंसते हुए कहा, यार मनाना पड़ेगा ठाकुर साहब को, वह लोमड़ी की तरह चालक हैं। उन्हें पता है कि किसकी चाबी किसके हाथ में है। वह तुम सबको घुमाना जानते हैं। वह पक्के शतरंज के खिलाड़ी हैं। उनकी चाल को पकड़ पाना आम आदमी के बस की बात नहीं। तुम्हें उनकी तरह सोचना होगा, तभी तुम उन पर जीत हासिल कर पाओगे, वरना यूं ही मजनू बने घूमते रहना। सिद्धार्थ ने अभिमन्यु को सलाह देते हुए कहा, मैं तुम्हारे पापा की नेचर से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। वह तुम्हारी शादी कभी भी शुभांगी से नहीं होने देंगे। वैसे पूर्वी भाभी में भी कोई कमी नहीं है, तुम उनकी बात मान भी तो सकते हो। उद्धरण चिन्ह। अभिमन्यु ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन उसे दिन तो तुम कह रहे थे कि पूर्वी मुझे पसंद नहीं करती और ना ही मेरी इज्जत करती है, तो फिर उसके साथ बच्चे पैदा करना नो। सिद्धार्थ ने अभिमन्यु की तरफ देखा और कहा, अभिमन्यु यार, हमारे समाज में लड़के और लड़कियों की अरेंज मैरिज होती है। वह कहाँ एक दूसरे से प्यार करते हैं, वह तो बाद में उनकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है और वह अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजार देते हैं। जहाँ तक पूर्वी भाभी का सवाल है, तो मैं इतना तो उनके बारे में जानता हूँ कि अगर तुम प्यार से इस संबंध को निभाना चाहोगी तो वह भी तुम्हें प्यार करने लगेगी और अपने रिश्ते को निभाएंगी। अभिमन्यु ने सिद्धार्थ की तरफ देखा और कहा, मुझे मालूम था तुम भी पूर्वी की साइड ही लोगे, तुम्हारा दिमाग भी खराब है। अगर पूर्वी प्रेग्नेंट होती है तो मैं शुभांगी को क्या जवाब दूंगा? हो सकता है ये सुनने के बाद वह मुझे छोड़कर चली जाए और मैं शुभांगी को हमेशा के लिए खो दूं। उद्धरण चिन्ह। अभिमन्यु और सिद्धार्थ के पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं था। दोनों काफी देर तक एक साथ बैठे हुए बातें करते रहे। अभिमन्यु ने कुछ ज्यादा ही पी ली थी और उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसने अभिमन्यु की गाड़ी की चाबी अपने ड्राइवर को देते हुए कहा, साहब को उनके दिल्ली वाले फ्लैट में छोड़कर आओ। सिद्धार्थ का ड्राइवर अभिमन्यु की गाड़ी लेने के लिए पार्किंग की ओर चला गया और सिद्धार्थ वहीं पर अभिमन्यु के साथ उसे पकड़े हुए खड़ा रहा। अभिमन्यु नशे में बोल रहा था, आई विल नॉट डू दिस, आई लव शुभांगी, आई विल नॉट हर्ट यू ईदर पूर्वी, यू आर सो क्यूट, आई रियली लाइक यू, पूर्वी मैं तुम्हें भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सिद्धार्थ अभिमन्यु के बारे में सोच रहा था, माई फ्रेंड अभिमन्यु, यू आर ए लव सिक पप्पी, आई रियली पिटी ऑन यू, यू आर स्ट्रगलिंग विद योर सेल्फ। उद्धरण चिन्ह। तभी ड्राइवर गाड़ी लेकर उनके सामने आ गया। सिद्धार्थ ने अभिमन्यु को गाड़ी की पिछली सीट पर बिठाया और ड्राइवर को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देकर वहां से जाने के लिए कहा और खुद दोबारा से क्लब के अंदर चला गया। उधर फार्म हाउस में ठाकुर अभय सिंह अपनी पत्नी के कमरे में उनसे बातें कर रहे थे। शैलजा जी अपने पति से कह रही थी, अभय आप अभिमन्यु को शुभांगी का पता बता क्यों नहीं देते? इस तरह तो आप दोनों बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, दोनों एक साथ खुश नहीं है। अपनी पत्नी की बात सुनकर ठाकुर साहब ने कहा, शीलू तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है क्या? मैंने आज तक कभी कोई गलत फैसला नहीं लिया है। मैं अपना हर काम सोच समझ कर करता हूँ। मैंने अभिमन्यु के लिए जो सोचा है उसमें अभिमन्यु की ही भलाई है। तुम जानती हो पूर्वी कितनी समझदार और सुलझी हुई लड़की है। मैं उस पर अपने अभिमन्यु की जिम्मेवारी डाल सकता हूँ। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। उद्धरण चिन्ह। शैलजा जी ने अभय सिंह को समझाते हुए कहा,
लेकिन हमारा बेटा पूर्वी के साथ नहीं रहना चाहता और आप उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। अभय सिंह ने अपनी पत्नी से कहा, शीलू मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर इस बीच कुछ ठीक नहीं हुआ तो मैं अभिमन्यु को फोर्स नहीं करूंगा और वह जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। लेकिन तुम अभी उसे कुछ मत बताना। शैलजाजी ने अभय सिंह से पूर्वी के बारे में बात करते हुए कहा, अभिमन्यु से डाइवोर्स के बाद अपने पूर्वी के बारे में क्या सोचा है? ठाकुर अभय सिंह ने अपनी पत्नी को बताया, पूर्वी की चिंता मत करो, मैंने उसके बारे में भी सोच के रखा है। लेकिन मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है कि पूर्वी से तलाक की नौबत नहीं आएगी। उद्धरण चिन्ह। दोनों पति पत्नी काफी देर तक बच्चों के बारे में डिस्कशन करते रहे। उसके बाद दोनों ने एक साथ बैठकर खाना खाया और ठाकुर साहब अपनी पत्नी के कमरे से बाहर आकर स्टडी रूम की तरफ चले गए। तारांकन। उधर हौस खास विलेज के एक रेस्टोरेंट में पूर्वी रेस्टोरेंट में इधर उधर देख रही थी तो उसे एक कोने में बच्चों के खिलौने दिखाई दिए। वहीं एक मासूम सा बच्चा अपने मुंह में अंगूठा डालकर सो रहा था। पूर्वी ने रेस्टोरेंट की ओनर से पूछा, ये खिलौने और यह बच्चा किसका है? रेस्टोरेंट की ओनर ने बच्चों की तरफ प्यार से देखते हुए पूर्वी से कहा, यह मेरा नाती है और यह इसी के खिलौने हैं। मेरी बेटी का बेटा, इसकी माँ ऑफिस में काम करती है और मैं इसे संभालती हूँ। मेरी बेटी का तलाक हो चुका है। उसका पति उसे शराब पीकर बहुत टॉर्चर करता था। अब वह मेरे साथ ही रहती है। मेरे पति की मृत्यु के बाद हमारे हालात थोड़े खराब हो गए हैं, लेकिन मेरी बेटी बाहर जॉब करती है और मैं यहाँ रेस्टोरेंट संभालती हूँ। हम दोनों मिलकर गुजारा कर ही लेते हैं। उद्धरण चिन्ह। पूर्वी को बूढ़ी औरत की बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने उसे सहानुभूति देते हुए कहा, आप चिंता न कीजिए, आपके हाथ में बहुत स्वाद है। आपका रेस्टोरेंट फ्यूचर में बहुत सारे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और आपके हालात भी ठीक हो जाएंगे। रेस्टोरेंट की ओनर ने टेबल पर पूर्वी और विराज के लिए खाना सर्व कर दिया। दोनों खाना खाते हुए बातें कर रहे थे और पूर्वी ने बूढ़ी औरत की तरफ देखते हुए विराज से कहा, समय किसी के लिए इंतजार नहीं करता, वह अपने आप गुजरता चला जाता है। मैं तो सोच रही थी कि इस रेस्टोरेंट की मालकिन अभी भी मिडिल एज की होगी, लेकिन समय नहीं उसे कितना उड़ कर दिया है। उद्धरण चिन्ह। विराज ने पूर्वी की आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो, समय किसी के लिए नहीं रुकता और तुम्हें भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। विराज के मुंह से ऐसा सुनकर पूर्वी अपने मन ही मन सोच रही थी, आखिर विराज ने मुझसे ऐसे क्यों कहा? वह मुझे क्या कहना चाहता था? पिछले 2 सालों से पूर्वी के दिल में विराज के लिए जो फीलिंग थी उसने दबा कर रखी हुई थी। पूर्वी ने विराज से कहा, मैं बस बूढ़ी औरत के दुख को बांटने की कोशिश कर रही थी। विराज ने पूर्वी से कहा, तुम उनकी चिंता मत करो, समय बहुत बलवान है और धीरे धीरे अपनी परिस्थितियों से उबर आएंगे और उनका भविष्य अच्छा होगा। पूर्वी का ध्यान बाहर की तरफ गया। उसने घड़ी की तरफ देखा, काफी टाइम बीत चुका था और इस समय रात के 10 बज चुके थे। पूर्वी ने विराज की तरफ देखा और कहा, अब हमें चलना चाहिए। दोनों ने शॉप की ओनर को बाय किया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गए। तारांकन। क्या पूर्वी विराज के साथ आगे की जिंदगी जीने के लिए खुद को तैयार कर पाएगी? क्या अभिमन्यु पूर्वी को डाइवोर्स दे देगा? क्या अभय सिंह पूर्वी और अभिमन्यु को एक दूसरे के पास ला पाएंगे? ठाकुर अभय सिंह का पूर्वी के भविष्य को लेकर आगे का प्लान क्या होने वाला है? 44 मैं बदल गई हूँ। पार्किंग लॉट तक पहुँचते पहुँचते रात के 10:15 बज चुके थे। पूर्वी पार्किंग गेट के बाहर खड़ी हो गई और विराज अंदर पार्किंग से गाड़ी निकालने चला गया। पूर्वी उसे जाते हुए देख रही थी और अपने मन में सोच रही थी कि आखिर विराज के मन में क्या चल रहा है। उसने मुझसे कोई भी सवाल नहीं किया। विराज पहले से बहुत ज्यादा मैच्योर हो गया है, लेकिन पूर्वी विराज के व्यवहार से बहुत ज्यादा कंफ्यूज फील कर रही थी। उधर पार्किंग से गाड़ी निकालने जाता हुआ विराज भी अपने सवालों का जवाब ढूंढने में लगा हुआ था और अपने मन में बड़बड़ा रहा था, आखिर पूर्वी को इन 2 सालों में हो क्या गया है? वह बिल्कुल बदल गई है, हमेशा खोई खोई सी रहती है। हंसी मजाक तो जैसे करना ही भूल गई है। पूर्वी में इतना बदलाव कैसे आ गया? मैं उससे पूछना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन उसकी मासूम शक्ल देखकर मैं कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। मुझे पूर्वी के साथ और अधिक समय बिताना होगा ताकि वह मेरे साथ कंफर्टेबल हो सके। यह मेरी पूर्वी बिल्कुल नहीं लगती, ये केवल सिंह परिवार की बहू है। उद्धरण चिन्ह। विराज गाड़ी निकालकर पूर्वी के सामने ले आया और उसने पूर्वी को गाड़ी में बैठने के लिए कहा। पूर्वी गाड़ी में बैठ गई। विराज बहुत धीरे गाड़ी चला रहा था, इसी बहाने वह पूर्वी के साथ कुछ और समय बिताना चाहता था। विराज ने पूर्वी से पूछा, पूर्वी चलो कनॉट प्लेस चलते हैं और वहां अपनी पुरानी वाली जगह पर आइसक्रीम खाएंगे। पूर्वी ने विराज की तरफ देखा। विराज, मेरा गला अभी ठीक हुआ है और आइसक्रीम खाकर मैं अपना गला दोबारा से खराब नहीं करना चाहती।
हम आइसक्रीम किसी और दिन खाने चलेंगे, क्योंकि मुझे 1-2 दिन में ऑफिस ज्वाइन करना है। पहले ही अपनी बीमारी के चलते मैंने इतनी सारी छुट्टियां ले ली हैं। पूर्वी के ऐसे जवाब की विराज को उम्मीद नहीं थी। पहले ही वह पूर्वी के चुपचाप रहने से अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे पूर्वी का ध्यान कहीं और है, वह उसके साथ है ही नहीं। विराज ने पूर्वी से कहा, पूर्वी तुम्हें तो सर्दियों में आइसक्रीम खाना बहुत पसंद था। मुझे याद है जब तुम्हारा गला खराब होता था तब तो तुम ज्यादा आइसक्रीम खाने की जिद करती थी और मैं तुम्हें रोकता था, और अब जबकि तुम ठीक हो और तुम्हारी तबीयत भी ठीक है, तुम एक डॉक्टर के साथ हो, तब तुम ऐसा कह रही हो कि तुम्हें आइसक्रीम नहीं खानी। ये बात मुझे बहुत सरप्राइजिंग लग रही है। तुम बदल गई हो और तुम्हारी चॉइसेस भी। उद्धरण चिन्ह। पूर्वी विराज की बातें सुन रही थी और मन ही मन सोच रही थी, उस समय मैं तुम्हारी अटेंशन चाहती थी और गला खराब होने के बावजूद भी आइसक्रीम खाने की जिद इसलिए करती थी कि तुम मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सको, और जब तुम मेरी चिंता में मुझे तरह तरह के नुस्खे और दवाएं बताते थे तो मुझे अंदर ही अंदर बहुत खुशी होती थी। तुम्हारे जाने के बाद हाँ, मैं बदल गई हूँ। पूर्वी ने विराज से कहा, विराज तुम्हें वहम हो रहा है, मैं तो वैसी ही हूँ और मुझे आइसक्रीम खाना पसंद भी है, लेकिन इस समय काफ़ी लेट हो चुका है और तुम्हें भी तो कल अर्ली मॉर्निंग हॉस्पिटल जाना है। अगर हम इस समय कनॉट प्लेस जाएंगे तो आते आते काफ़ी लेट हो जाएगा और अब मैं थक चुकी हूँ और घर जाकर आराम करना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। पूर्वी ने विराज का ध्यान बटाने के लिए इतनी आसानी से झूठ बोल दिया। विराज ने पूर्वी की तरफ देखते हुए कहा, तो ठीक है, हम जल्द ही आइसक्रीम खाने के लिए कनॉट प्लेस जाएंगे। तुम्हें मुझसे ये वादा करना होगा कि तुम कोई बहाना नहीं बनाओगी। उद्धरण चिन्ह। विराज बात को ज्यादा लंबी नहीं खींचना चाहता था, वह धीरे धीरे पूर्वी की तरफ अपने कदम बढ़ाना चाहता था। पूर्वी ने विराज की तरफ देखा और कहा, विराज मैं ऑफिस जाना शुरू करने वाली हूँ, वहाँ से इतना फ्रिक्वेंटली तुमसे मिलने नहीं आ पाऊंगी। हाँ, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि हम आइसक्रीम खाने जरूर चलेंगे। उद्धरण चिन्ह। पूर्वी विराज की तरफ बड़े नपे तुले ढंग से बढ़ रही थी, क्योंकि वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहती थी जिसकी खबर ठाकुर अभय सिंह के कानों में पड़े और विराज के लिए कोई मुसीबत खड़ी हो। विराज ने पूर्वी से कहा, पूर्वी तुम्हें एक बार इसी हफ्ते हॉस्पिटल जरूर आना होगा, मुझे तुम्हारा थारो चेकअप करवाना है, मैं तसल्ली करना चाहता हूँ, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। पूर्वी ने विराज की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम लग रही है? विराज ने पूर्वी की तरफ प्यार से देखा और कहा, नो देयर इज नथिंग सीरियस, आई जस्ट वॉन्ट टू कन्फर्म थ्रू योर रूटीन टेस्ट्स एंड प्रोवाइड यू ए प्रॉपर डाइट प्लान, ताकि फ्यूचर में भी तुम बीमारियों से बच सको। पूर्वी को विराज की आंखों में अपने लिए प्यार और कंसर्न साफ दिखाई दे रहा था। वह उसकी तरफ उसी प्यार से देखना चाहती थी, लेकिन खुद को उसे रोकना पड़ रहा था। वह अब किसी की पत्नी थी। बातें करते करते उन दोनों को समय का पता ही नहीं चला। वह कब पूर्वी के फ्लैट के नीचे पहुंच गए उन्हें पता नहीं चला और विराज ने गाड़ी पूर्वी के गेट के सामने खड़ी कर दी। पूर्वी गाड़ी से नीचे उतरी और उसने विराज को गुड नाइट कहा। विराज ने पूर्वी को उसके घर के नीचे छोड़ दिया और उसे गुड नाइट कहकर अपने घर की तरफ चला गया। पूर्वी गाड़ी को जाते हुए देख रही थी और विराज भी अपने रियरव्यू मिरर से पूर्वी को देख रहा था। जल्दी ही गाड़ी पूर्वी की आंखों से ओझल हो गई और पूर्वी अपने घर जाने के लिए एलिवेटर की तरफ चली गई। गोदरेज कनॉट अपार्टमेंट्स। सिद्धार्थ के ड्राइवर ने अभिमन्यु के फ्लैट के केयरटेकर राजू को नीचे से फोन करके बुला लिया था। राजू के आने के बाद और अभिमन्यु की गाड़ी से उतरने के बाद ड्राइवर गाड़ी लेकर वहां से अपने साहब को लेने चला गया, क्योंकि सिद्धार्थ वहीं क्लब में अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहा था। राजू अभिमन्यु को संभालते हुए फ्लैट तक लेकर आ गया। अभिमन्यु नशे की हालत में अपने फ्लैट में घुसा। इस समय भी नशे की हालत में वो बार बार पूर्वी का नाम लेकर बोल रहा था, मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने देना चाहता, आई लव शिवांगी, फिर भी मैं तुम्हारे साथ वो सब कैसे कर सकता हूँ, आई कैंट बी सो सेल्फिश। इतना कहने के बाद अभिमन्यु अपने बिस्तर पर जाकर औंधा पड़ गया। राजू ने बड़ी मुश्किल से उसके कपड़ों को चेंज किया और उसे अच्छे से सुला दिया। तारांकन, ग्रीन पार्क अपार्टमेंट्स। पूर्वी जैसे ही घर में घुसी उसने देखा मीनिशा और मोनिका ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे। पूर्वी को आया देख दोनों उससे विराज के बारे में पूछने लगी। मोनिका ने पूर्वी से पूछा, क्या विराज तुम्हारे साथ नॉर्मल बिहेव कर रहा था? तुम दोनों ने क्या बातें की? क्या विराज तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है? पूर्वी ने मोनिका को जवाब देते हुए कहा, हम दोनों के बीच में ऐसी कोई बात नहीं हुई और ना ही विराज मेरे साथ दोबारा से रिलेशनशिप में आना चाहता है। उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हम बस अपने पुराने वाले रेस्टोरेंट में बैठे और बस नॉर्मल बातें की। मीनिशा ने हैरानी से पूर्वी से पूछा,
तुम अचानक से विराज की जिंदगी से चली जाती हो और वह तुमसे इस बारे में कोई सवाल भी नहीं पूछता। मुझे तो बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लग रहा है। पूर्वी ने उसकी तरफ देखा और कहा, ये बात सोचकर तो मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। विराज ने मुझे इस तरह की कोई बात नहीं करी। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि आखिर विराज के दिमाग में चल क्या रहा है। पूर्वी ने मीनिशा और मोनिका को बताया, विराज मुझे बार बार एक ही बात कह रहा था कि मैं बदल गई हूँ। क्या तुम दोनों को भी ऐसा ही लगता है कि मैं बदल चुकी हूँ? मोनिका चुपचाप पूर्वी को देख रही थी और मीनिशा ने पूर्वी की बात का जवाब देते हुए कहा, विराज ने तुम्हें तुम्हारी शादी से पहले देखा था। उस समय तुम उसकी गर्लफ्रेंड थी और आज तुम अभिमन्यु की पत्नी हो। यह कोई छोटा बदलाव नहीं है। हाँ, तुम बदल गई हो, यह मैं भी महसूस करती हूँ। मोनिका ने मीनिशा की बात सुनकर कहा, केवल पूर्वी ही नहीं बदली है, समय के साथ साथ हम सब में बदलाव आते हैं और उस हिसाब से तुम मीनिशा तुम भी बहुत ज्यादा बदल गई हो और मैं भी। उद्धरण चिन्ह। मीनिशा ने मोनिका से कहा, विराज को अगर पूर्वी में बदलाव नजर आ रहे हैं तो क्या विराज बिल्कुल नहीं बदला? क्या विराज पहले जैसा ही होगा? अपने सवाल का जवाब जानने के लिए उन्होंने पूर्वी की तरफ देखा और उससे पूछा, पूर्वी तुम ही बताओ, क्या विराज पहले जैसा ही है? क्या तुम्हें उसमें कोई बदलाव नजर नहीं आया? पूर्वी ने जवाब देते हुए कहा, विराज पहले से काफी मैच्योर हो गया है। मुझे उसकी बातें सुनकर ऐसा ही लगा जैसे उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है। वह पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था। वह बहुत सोच समझकर मुझसे बातें कर रहा था। उद्धरण चिन्ह। पूर्वी की बात सुनकर मीनिशा और मोनिका हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। पूर्वी ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं सच में बदल गई हूँ। अगर मेरे अंदर के बदलाव इतने ज्यादा विजिबल हैं कि सबको दिखाई दे रहे हैं, तो विराज का मेरे बारे में ऐसा सोचना सही ही है। उद्धरण चिन्ह। तीनों सहेलियां मिलकर काफी देर तक डिस्कशन करती रही और उसके बाद अपने अपने कमरे में सोने चली गईं। अगले दिन सुबह उठने के बाद मोनिका अपनी फ्लाइट के लिए चली गई और मीनिशा अपना पोर्टफोलियो लेकर किसी एड एजेंसी में अपने काम के सिलसिले में चली गई। पूर्वी को भी अपनी तबीयत ठीक लग रही थी और उसने भी ऑफिस जाने के बारे में सोचा। आज वैसे भी उसकी छुट्टी का आखिरी दिन था। उसने सोचा कि वह आज ऑफिस न जाकर नोएडा फार्म हाउस ही चली जाएगी, ठाकुर अभय सिंह और शैलजा जी से मिलने के लिए, और अब वहीं पर कुछ दिन आराम से रहेगी। आज 15 दिन से उसकी उनसे कोई बात भी नहीं हुई थी। पूर्वी जल्दी से घर के काम निपटाने के बाद नहाने के लिए चली गई। नहाने के बाद उसने जल्दी से अपना जरूरी सामान बैग में डाला क्योंकि उसे वहीं से ऑफिस मैनेज करना था। नाश्ता करने के बाद उसने अपनी मेडिसिन खाए और बाकी मेडिसिन इस बैग में रख ली। पूर्वी लंच तक फार्म हाउस पहुंच चुकी थी। दिन में अभय सिंह के साथ लंच करने के समय अभय सिंह ने उसकी तबीयत के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पूछा। लंच के बाद वह अपनी मदर इन लॉ के कमरे में जाकर उनसे जाकर मिली। इतने दिनों के बाद पूर्वी को देखने से ही उनके चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। उन्होंने पूर्वी को अपने गले से लगा लिया और अपने पास बड़े प्यार से बिठाया। दोनों सास बहू मिलकर काफी देर तक बातें करती रहीं। अपने कमरे में आने के बाद पूर्वी ने अपने कपड़े चेंज किए और लैपटॉप पर ऑफिस की फाइल्स चेक करने लगी ताकि कल ऑफिस में जाकर वह काम में लग सके। अगले दिन पूर्वी जैसे ही ऑफिस पहुंची, सारे सेल्स डिपार्टमेंट के लोगों ने बारी बारी से आकर पूर्वी का हाल चाल लिया। सभी पूर्वी को देखकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे क्योंकि काफी दिनों से वह अभिमन्यु के गुस्से का शिकार हो रहे थे। उन सबको इस बात की खुशी हो रही थी कि चलो अब पूर्वी मैडम आ गई हैं, तो अभिमन्यु सर के गुस्से का निशाना केवल पूर्वी मैडम ही बनेंगी और हम लोग बच जाएंगे। जैसे ही चारुलता की नज़र पूर्वी पर गई, वह जल्दी से आकर पूर्वी के गले मिलकर बोली, पूर्वी मैडम आपको देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बयां नहीं कर सकती। इतने दिनों से हमारे सेल्स डिपार्टमेंट ने काफ़ी सफ़र किया है। ये टाइम हमारे लिए बहुत कठिन था। अभिमन्यु सर ने हमें इतना ज़्यादा बिजी कर दिया था कि हम लोग पागल होने वाले थे। पूर्वी ने चारुलता को देखकर कहा, अब मैं आ गई हूँ, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। तुम लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है और अब मेरी तबीयत भी पहले से बहुत ठीक है। उद्धरण चिन्ह। चारुलता ने पूर्वी से कहा, अभिमन्यु सर आजकल काफ़ी गुस्से में रहते हैं। मैं पहले से आपको बता देना चाहती हूँ कि उन्होंने आपको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़नी है। आपके लिए बेहतर होगा कि आप अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखें, फिजिकली भी और इमोशनली भी। उद्धरण चिन्ह। पूर्वी ने चारुलता से कहा, तुम तो मुझे जानती हो, मैं फिजिकली और मेंटली कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ। ऑफिस का पेंडिंग काम निपटाने में मैं रात दिन एक कर दूंगी और तुम्हारे साथ मिलकर हम इस प्रॉब्लम से जल्दी निकल आएंगे। अब तुम चिंता मत करो। चारुलता पूर्वी को देखते हुए बोली, मैंने भी इन दिनों दिन रात काम किया है, लेकिन अभिमन्यु सर को सेटिस्फाई नहीं कर पाए।
सच तो यह है कि अभिमन्यु सर के साथ में काम करने से कोई भी आसानी से डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। चारुलता की तरह तरह के मुंह बनाने से पूर्वी चारुलता की तरफ देखकर हंसने लगी। चारुलता ने पूर्वी की तरफ देखकर कहा, मैडम प्लीज आप हंसे नहीं, अगर आप नहीं आती तो मैं इस ऑफिस से रेजिग्नेशन दे देती। अभिमन्यु सर ने मेरी इतनी बुरी हालत कर दी है कि मैं काम के बोझ के तले मरी जा रही हूँ। अभिमन्यु सर को आप ही झेल सकती हैं, मैं ही जानती हूँ। और यह सेल्स डिपार्टमेंट कि अभिमन्यु सर ने हमारा जीना हराम करके रखा हुआ था। अब आप आ गई हैं तो हम सब राहत की सांस ले पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। पूर्वी ने चारुलता की तरफ देखकर कहा, अपने सेल्स डिपार्टमेंट के लिए अभिमन्यु इतने भी सख्त नहीं हैं। चारुलता ने पूर्वी की तरफ देखकर कहा, बॉस हम सभी ने आपको बहुत मिस किया। जब आप जहां नहीं थी तब हमें आपकी वैल्यू पता चली और हमने रियलाइज किया कि हम आपके साथ काम करके कितने खुश थे। उद्धरण चिन्ह। पूर्वी उन सब को देख रही थी। अभिमन्यु के टॉर्चर से वे सभी परेशान हो चुके थे, लेकिन पूर्वी उनके सामने ना तो हंस सकती थी ना ही रो सकती थी। पूर्वी ने उन सब की तरफ देखते हुए कहा, आप लोगों की बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे इन दोनों आप लोग नरक में काम कर रहे थे। चारुलता ने पूर्वी की तरफ देखते हुए कहा, बॉस हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यह नरक नहीं है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि यह नरक से कम भी नहीं है। ऑफिस के लोग एक आवाज में बोले, कुछ भी हो, अब हम सब ये समझ चुके हैं कि आप ऑफिस को कितने अच्छे से मैनेज करती हैं और हम सब बहुत खुश हैं कि आप वापस आ गई हैं। उद्धरण चिन्ह। पूर्वी अपने ऑफिस की तरफ चली गई और जाते हुए बोली, अब बहुत हुआ, मैंने आप सब की सारी प्रॉब्लम्स सुन ली हैं। अब हमें काम शुरू करना होगा, इसलिए आप लोग जल्दी से पूरे हफ्ते के काम की रिपोर्ट मुझे दे दें ताकि मैं जल्दी से जल्दी उन सभी कामों को पूरा कर दूं। जब पूर्वी ऑफिस की फाइलें चेक कर रही थी तभी उसे एक आइडिया आया और उसने अपना पूरा ध्यान अपने काम की तरफ लगा दिया। वह अभिमन्यु को शिकायत का एक भी मौका नहीं देना चाहती थी। तारांकन। क्या पर पूर्वी ऑफिस की समस्याओं को सुलझा पाएगी या वह भी अभिमन्यु के गुस्से का शिकार बनेगी? क्या विराज पूर्वी से खुलकर बात कर पाएगा? ऑफिस में पूर्वी को दोबारा से देखकर अभिमन्यु का क्या रिएक्शन होगा? 45 कभी धूप कभी छांव। पूर्वी के आने के बाद सेल्स डिपार्टमेंट में अलग सी खुशी की लहर दौड़ने लगी। चारुलता ने पूर्वी की तरफ देखा और कहा, ठीक है, फिर मैं आपको पिछले 7 दिनों के कामों की फाइलें सेंड करती हूँ। चारुलता ने पूर्वी को पिछले 7 दिनों में हुए सारे कामों की फाइलें कंप्यूटर में सेंड कर दी। अभी पूर्वी पिछले कुछ दिनों की फाइलें ही देख पाई थी कि तभी उसके फोन पर अभिमन्यु का नंबर फ्लैश करने लगा। पूर्वी का अभी बिल्कुल भी मन नहीं था कि वह अभिमन्यु का कॉल उठाए। उसने बड़े बेमन से फोन उठाकर हेलो बोला। हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू? पूर्वी उससे बड़े फॉर्मली बात कर रही थी। उसके मन में अभिमन्यु के लिए गुस्सा था। पिछले 15 दिनों में जब पूर्वी बीमार थी उस दौरान भी अभिमन्यु ने उससे उसका हाल चाल नहीं पूछा था। ऐसी बेरुखी, कम से कम हाल तो उसे पूछना ही चाहिए था। दूसरी तरफ से अभिमन्यु ने पूर्वी को बोला, कम टू माई ऑफिस इमीडिएटली। उद्धरण चिन्ह। इतना कहने के बाद उसने फोन रख दिया। पूर्वी ने अपने मन ही मन सोचा और बड़बड़ाते हुए बोली, अभिमन्यु क्या तुम एक बार नहीं पूछ सकते थे कि पूर्वी तुम्हारी तबीयत कैसी है? लेकिन नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि तुम किस अकड़ में रहते हो। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कभी तुम मेरे लिए चिंता दिखाते हो और कभी मेरे साथ ऐसा बिहेव करते हो जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं। तुम मुझे कंफ्यूज्ड क्यों करते हो? पूर्वी जैसे ही 9th फ्लोर पर अभिमन्यु के ऑफिस की लिफ्ट से बाहर निकली, उसने सामने अभिमन्यु की नई सेक्रेटरी को देखा। फिर अचानक से पूर्वी की नज़र अभिमन्यु के दरवाजे के पास खड़ी दूसरी लड़की पर गई। इस समय अभिमन्यु की 2 सेक्रेटरी थी और उनमें से एक सोनिया थी। पूर्वी ने हैरानी से सोनिया की तरफ देखा। जैसे ही सोनिया की नज़र पूर्वी पर पड़ी, उसने पूर्वी की तरफ हंसते हुए देखकर कहा, आप बहुत लंबे समय के बाद दिखाई दी हैं। पूर्वी मैडम, आप मुझे यहाँ देखकर हैरान हो गई होगी। उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वह पूर्वी का मजाक उड़ा रही हो। पूर्वी ने उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, सोनिया तुम अपने आप को बहुत होशियार समझती थी, लेकिन मैं तुम्हें एक बात याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम्हारी यह होशियारी किसी काम नहीं आएगी। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुमसे पहले जो सेक्रेटरी यहाँ पर थी उसे अभिमन्यु ने एक झटके में नौकरी से निकाल दिया था। मुझे तुम्हारा हश्र भी वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। उद्धरण चिन्ह। सोनिया के चेहरे के हाव भाव एकदम से बदल गए। वह पूर्वी से पूरी बहस करने के मूड में थी। उसने पूर्वी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा मतलब है उस पहले वाली सेक्रेटरी जिसने तुम्हारे बारे में बेकार की अफवाहें उड़ाई थी? अनफॉर्चुनेटली मैं उसकी तरह नहीं हूँ। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है और कैसे करना है।
पूर्वी उसकी तरफ एक बेवकूफ़ की तरह देख रही थी। उसने सोनिया को सलाह देते हुए कहा, मुझे ये तो नहीं मालूम कि तुम ये सब क्यों कर रही हो और किसके इशारे पर कर रही हो, लेकिन जो भी तुम्हारे मोटिव्स हैं वह ठीक नहीं। तुम बहुत गलत कर रही हो। तुम अपने काम के प्रति कभी वफादार नहीं थी। मैं तुमसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि अपना ख्याल रखना। जिस राह पर तुम चल रही हो वहाँ पर अंत में कुछ हासिल नहीं होता। यह मेरी तुम्हें अंतिम एडवाइस है, मानना या न मानना तुम्हारे हाथ में है। अपनी बात खत्म करने के बाद पूर्वी ने उसे इग्नोर कर दिया और अभिमन्यु के ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। उसने सामने देखा तो वहाँ पर कई डिपार्टमेंट्स के हेड्स बैठे हुए थे। पूर्वी ने सर झुकाकर सभी को ग्रीट किया। हेलो एवरीबॉडी, उद्धरण चिन्ह। उसने अभिमन्यु की तरफ देखकर पूछा, अभिमन्यु सर, आपने मुझे यहाँ ऑफिस में किस मकसद से बुलाया है? अभिमन्यु ने पूर्वी को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, मैंने आज यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी चॉइस पूछने के लिए बुलाया है। जैसा कि यहाँ पर सभी को पता है कि तुम सेल्स डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट दोनों संभाल रही हो, और मैं ये भी मानता हूँ कि तुम दोनों डिपार्टमेंट्स बहुत अच्छी तरह से संभाल रही हो। उद्धरण चिन्ह। अभिमन्यु ने अपनी बात रखते हुए सबकी तरफ देखा और कहा, पूर्वी की परफॉर्मेंस को देखते हुए हम सभी को उनका सम्मान करना चाहिए। अभिमन्यु की बात पूरी होने से पहले ही सभी ने पूर्वी के लिए तालियां बजाईं। पूर्वी ने अपना सर झुकाकर सभी को उसके लिए तालियां बजाने के लिए धन्यवाद किया। अभिमन्यु के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर पूर्वी को बहुत हैरानी हो रही थी और वह अभिमन्यु की तरफ हैरानी से देख रही थी। अभिमन्यु ने अपने दोनों हाथों के इशारे से लोगों को शांत रहने के लिए कहा, मैं जानता हूं कि आप सब लोग पूर्वी की इस परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश हैं और उन्हें सम्मान देना चाहते हैं, इसलिए इस बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि हम अब पूर्वी मैडम पर ज़्यादा बोझ न डालते हुए उन्हें उनका पसंद का काम चूज करने की चॉइस देंगे। अभिमन्यु ने सभी हेड्स की तरफ देखते हुए कहा, हम नहीं चाहते कि फ्यूचर में पूर्वी दोबारा से अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करें और फिर बीमार पड़ जाएं। हमारी कंपनी यह अफोर्ड नहीं कर सकती। पिछले कुछ दिनों में इस कंपनी ने उनकी गैर हाजिरी की कीमत समझी है। दोनों डिपार्टमेंट के कामों की वजह से उन्हें एक्स्ट्रा काम करना पड़ा और वह बीमार हो गई और इस वजह से कंपनी को सफ़र करना पड़ा। हमारी कंपनी अपनी गलती को सुधारना चाहती है और इसके लिए हम पूर्वी जी को कंपनसेशन मनी और उनके अस्पताल के बिल के लिए पैसा सैंक्शन कर रहे हैं। अभिमन्यु ने पूर्वी की तरफ देखा और कहा, पूर्वी, आपके हॉस्पिटल के सभी बिलों का भुगतान सिंह ओवरसीज से ही होगा। सभी बिल फाइनेंस डिपार्टमेंट में जमा करवा दीजिएगा। पूर्वी ने अभिमन्यु की तरफ देखा और कहा, प्रेसिडेंट अभिमन्यु, मैं आपकी और यहाँ पर बैठे सभी लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने एम्प्लॉय के बारे में इतना सोचा। अभिमन्यु ने पूर्वी की तरफ देखा और उससे पूछा, हम सभी ने डिस्कशन किया है कि आप जिस डिपार्टमेंट को हैंडल करना चाहो उस एक डिपार्टमेंट की पोजीशन को चूज कर लो, वह भी अपनी पसंद और मर्जी के हिसाब से। उद्धरण चिन्ह। पूर्वी ने अभिमन्यु की तरफ देखा और अपनी चॉइस बताते हुए कहा, मैं सभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स के सामने अपनी चॉइस बताने जा रही हूँ। मेरी चॉइस बहुत सिंपल है और इसमें ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं हेड ऑफ द सेल्स डिपार्टमेंट की पोजीशन को चूज करना चाहती हूँ। एट लीस्ट इस पोजीशन पर रहते हुए फ्यूचर में कोई मुझे गबन जैसे इल्ज़ामों में फ्रेम नहीं कर सकेगा और मैं उस हरेसमेंट से बच पाऊंगी। जिस इंसान ने मुझे ऐसे मामलों में फंसाया और फ्रेम किया वह इस कंपनी में कंफर्टेबली अभी भी काम कर रहा है, आखिर क्यों? और मैं इस तरह के सवाल पूछने से भी बचूंगी। उद्धरण चिन्ह। पूर्वी ने अपने दिल में जो गुस्सा था वह सबके सामने दिखा दिया। अभिमन्यु को पूर्वी की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने पूर्वी को घूर कर देखते हुए कहा, पूर्वी, कंपनी के किसी भी फैसले पर तुम इस तरह से उंगली नहीं उठा सकती। पूर्वी ने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, आपको इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर अभिमन्यु, मैं यहीं पर हूँ। दोनों के बीच बात बिगड़ती हुई देख वहां पर बैठे सभी लोगों ने सोचा कि अब ये पति पत्नी के बीच का मामला है। उन्होंने जल्दी से अपना सामान उठाया और अभिमन्यु के ऑफिस से निकल गए। ऑफिस के सभी लोगों के जाने के बाद अभिमन्यु ने पूर्वी की तरफ देखा और कहा, पूर्वी, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। पूर्वी ने अभिमन्यु की तरफ तिरछी नजरों से देखकर कहा, मैं तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोई कोशिश नहीं कर रही। मैंने तो सिर्फ एक सवाल किया था जिसका जवाब तुम्हारे पास नहीं है। उद्धरण चिन्ह। अभिमन्यु जोर जोर से सांस अंदर बाहर कर रहा था। शायद वह अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसने पूर्वी की तरफ गुस्से से देखा और कहा, मेरे ऑफिस से इसी समय निकल जाओ। पूर्वी अभिमन्यु के ऑफिस से बाहर चली गई। अभिमन्यु ने अपने मन ही मन बुदाते हुए कहा, ये लड़की मुझे कभी भी गुस्सा दिला सकती है। तारांकन।
इन दिनों ऑफिस में कई तरह की बातें की जा रही थी। लोगों ने सोनिया को अभिमन्यु के साथ आते जाते देखा था। लोग बातें बनाते हुए कह रहे थे, सोनिया वही लड़की जिसने प्रेसिडेंट की वाइफ को गबन वाले मामलों में फंसाया था, क्योंकि वह अभिमन्यु सर से इन्फेचुएटेड थी, आज ऑफिस में सेलिब्रिटी बनकर घूम रही है। दूसरे जो पूर्वी को पसंद करते थे, उन्हें पूर्वी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था और वह उसकी साइड लेकर कह रहे थे, बेचारी हमारी पूर्वी मैडम को फंसाने वाली लड़की आजकल अभिमन्यु सर के साथ घूमती फिरती दिखाई देती है। इतना तो हमने पूर्वी मैडम को भी अभिमन्यु सर के साथ नहीं देखा जितना ये लड़की घूमती है। अभिमन्यु सर पूर्वी मैडम के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। कई लोगों का मानना था कि सोनिया ने अभिमन्यु सर को अपनी ग्लैमरस लुक के कारण सेड्यूस कर लिया है। सोनिया जब भी अभिमन्यु के साथ होती और अगर पूर्वी सामने पड़ जाती तो वह ज्यादा ही अभिमन्यु से चिपकने की कोशिश करती। सोनिया की ऐसी हरकतें देखकर पूर्वी को उससे ज्यादा अभिमन्यु पर गुस्सा आता और वह अभिमन्यु के बारे में सोचने लगती, अभिमन्यु मेरी नज़रों में गिरता जा रहा है। उसने सोनिया की वजह से अपनी रेपुटेशन दांव पर लगा रखी है। सभी जानते हैं कि वह एक प्लेबॉय है, उसे लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना पसंद है, लेकिन कहना नहीं चाहिए। उसकी चॉइस इस समय बिल्कुल घटिया है और सोनिया जैसी लड़की को अभिमन्यु से प्यार है। अभिमन्यु के सामने सोनिया हमेशा पूर्वी के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करती रहती थी। पूर्वी हमेशा उसे और अभिमन्यु को इग्नोर करके चली जाती थी। पूर्वी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अभिमन्यु सोनिया के साथ इस तरह क्यों घूम रहा है। एक दिन पूर्वी ऑफिस में पूर्वी अपने कामों में व्यस्त थी और कॉरिडोर में खड़ी चारुलता के साथ काम के सिलसिले में बात कर रही थी कि तभी अचानक से चारुलता और पूर्वी की नज़र अभिमन्यु के साथ सोनिया पर पड़ी। चारुलता के वहां से जाने के बाद सोनिया ने पूर्वी से हंसते हुए कहा, पूर्वी तुम्हें मालूम है आज अभिमन्यु मुझे शॉपिंग पर लेकर जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चल सकती हो अगर तुम चाहो तो। उद्धरण चिन्ह। सोनिया के मुंह से पूर्वी को इनवाइट करने वाले शब्दों को सुनकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि वह केवल पूर्वी को चिढ़ाने के लिए अभिमन्यु के साथ शॉपिंग पर जाने वाली बात कर रही थी। वह पूर्वी को अपने साथ बिल्कुल भी नहीं ले जाना चाहती थी। वह तो केवल पूर्वी को ये दिखाना चाहती थी कि अभिमन्यु उसे इतना प्यार करता है कि उसे शॉपिंग पर ले जा रहा है। पूर्वी ने सोनिया की तरफ बड़ी हैरानी से देखा और सोचने लगी, सोनिया इतनी पढ़ी लिखी लड़की है और उसने इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन हासिल की है और किसी भी नज़र से वह बुरी नहीं दिखती। अगर वह मेहनत करती है तो फ्यूचर में वह बहुत आगे निकल सकती है, लेकिन अपने फ्यूचर पर काम करने की बजाय वह अभिमन्यु के साथ फ्लर्ट करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? आखिर सोनिया ये सब क्यों कर रही है? उद्धरण चिन्ह। पूर्वी ने सोनिया की तरफ देखा और अपना सिर ना में हिलाते हुए बोली, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मुझे यहाँ ऑफिस में बहुत काम है। आई एम नॉट फ्री लाइक यू, सो बेस्ट ऑफ लक और हैव ए गुड टाइम विद माई हस्बैंड। पूर्वी का ऐसा रिएक्शन देखकर सोनिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वह तो पूर्वी को चिढ़ाना चाहती थी, लेकिन पूर्वी को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह पूर्वी से कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन उसने अभिमन्यु को आते हुए देख लिया। शायद अभिमन्यु ने उन दोनों की बातें सुन ली थीं। अभिमन्यु ने पूर्वी से कहा, पूर्वी तुम हमारे साथ शॉपिंग पर आ सकती हो। अभिमन्यु ने सोनिया की तरफ देखते हुए कहा, सोनिया तुम भी यही चाहती हो ना कि पूर्वी हमारे साथ शॉपिंग पर आए? मैं तुम दोनों का आपस का प्यार देखना चाहता हूँ। अब शॉपिंग में मजा आएगा। अभिमन्यु ने मिस्टीरियसली हंसते हुए सोनिया की तरफ देखा। पूर्वी ने अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा, सॉरी सर, आप लोग एंजॉय कीजिए, मेरे पास ऑफिस में करने के लिए बहुत सारा काम है और मैं इस तरह से आप लोगों के साथ नहीं आ सकती। अभी अभिमन्यु ने पूर्वी की तरफ देखते हुए कहा, मिस पूर्वी आज आपकी ड्यूटी हमारे साथ शॉपिंग पर चलने की है। अगर आप अपनी ड्यूटी नहीं करना चाहती तो वह बात अलग है। उद्धरण चिन्ह। पूर्वी को अभिमन्यु पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी मुट्ठियों को और दांतों को कसकर भींचते हुए अभिमन्यु की तरफ देखा और कहा, ठीक है, मैं आप लोगों के साथ चलती हूँ। पूर्वी ने आज के सारे काम और अपनी मजबूरी चारुलता को समझाते हुए कहा, चारुलता मैं सारी फाइल्स चेक कर चुकी हूँ और मैंने उनके सारे चेंजेस अंडरलाइन कर दिए हैं, तुम उन्हें देख लेना। मुझे अभिमन्यु सर के साथ किसी काम से जाना पड़ रहा है, अगर तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर लेना। उद्धरण चिन्ह। चारुलता को समझाने के बाद पूर्वी सोनिया और अभिमन्यु के साथ कंपनी से बाहर चली गई। पूर्वी जल्दी से गाड़ी में पिछली सीट पर जाकर बैठ गई। पूर्वी आगे बैठे हुए दोनों लोगों के साथ कोई मतलब नहीं रखना चाहती थी। सोनिया को पायलट वाली सीट पर बैठी खुद को खुशकिस्मत समझ रही थी, क्योंकि उसके हिसाब से वो अभिमन्यु के जितना पास रहेगी उसे उतनी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी।
और फ्यूचर में जब अभिमन्यु पूर्वी को डाइवोर्स दे देगा तो सोनिया के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। गाड़ी में बैठने के बाद तीनों के दिमाग में अपने ही विचार घूम रहे थे। अभिमन्यु के बारे में पूरा शहर जानता था कि वह औरतों को लेकर कितना ज़्यादा नर्म दिल है। अभिमन्यु बहुत सीरियसली गाड़ी चला रहा था और उसने गाड़ी शहर के सबसे बड़े फैशन ब्रांड पर लाकर रोक दी। अभिमन्यु ने सोनिया से कहा, तुम्हें अपने लिए जो पसंद आए वह तुम ले सकती हो। उद्धरण चिन्ह। सोनिया ने कभी भी इतना दरिया दिल बॉस नहीं देखा था। आज से पहले इतने महंगे ब्रांड के फैशनेबल कपड़े देखकर सोनिया के मुंह में पानी आ जाता था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वह उन्हें खरीद सके। लेकिन आज जब अभिमन्यु ने उसे अपनी पसंद का कुछ भी खरीदने के लिए कहा तो वह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रही थी। सोनिया ने कभी नहीं सोचा था कि उसका सपना इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। सोनिया ने अभिमन्यु की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, अभिमन्यु, आप मेरा इतना ज़्यादा ध्यान रखोगे, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। आपने तो मेरा दिल ही जीत लिया। आई रियली लव यू। पूर्वी अभिमन्यु और सोनिया के पीछे खड़ी हुई थी और सोनिया की सारी एक्टिंग देख रही थी। सोनिया ने अपनी बाहों से अभिमन्यु की कमर को पकड़ा हुआ था। उसे देखकर लग रहा था कि वह जबरदस्ती अभिमन्यु को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। पूर्वी चुपचाप से जाकर शोरूम के सोफे पर बैठ गई और सोनिया को नए नए कपड़े ट्राई करते हुए देखने लगी। पूर्वी बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी तो सोफे पर अपना एक हाथ रखकर आंखें बंद करके बैठ गई। इस तरह से वह थोड़ी देर आराम करना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता चला कि कब वह गहरी नींद में सो गई। तारांकन। अभिमन्यु का सोनिया को इस तरह से पैम्पर करने का क्या कारण है? क्या पूर्वी अभिमन्यु के सोनिया के प्रति इस तरह के व्यवहार को समझ पाएगी? क्या पूर्वी और अभिमन्यु एक दूसरे को अपनी फीलिंग समझा पाएंगे? पूर्वी को इस तरह से सोता देख अभिमन्यु का